Good evening, students. Welcome to Sarvpratham Pathshala. Today we are doing the second chapter of History Class 12, Kings, Farmers and Towns. And हम इसका second part करेंगे आज. लास्ट पार्ट में हमने मौर्यन एम्पायर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी किया था. आज हम न्यू नोशन ऑफ किंगशिप विच इज द पोस्ट मौर्यन पीरियड उसको पढ़ेंगे. पहला टॉपिक है हमारा चीफ्स इन साउथ विच इज द तमिलिकम. अब ये जो न्यू चीफ्स थे ये थे चोलास, चेरास और पांड्यास, जो कि साउथ में इमर्ज, मतलब धीरे धीरे इनकी पावर इंक्रीज होती जा रही थी, इनका स्टेटस सोसाइटी में इंक्रीज होता जा रहा था. जो टेरिटरीज इनकी थी वो थी आंध्रा, केरला एंड तमिलनाडु. अब ये जो चीफ थे ये काफ़ी पावरफुल थे, साथ ही साथ इनकी पोजीशन जो थी वो हेरिडेटरी नहीं हुआ करती थी, मतलब फादर और उसके सन को उनकी ही पोजीशन मिले ऐसा ज़रूरी नहीं था. ऑल्सो ये लोग वॉर में पार्टिसिपेट करते थे और ये लोग टैक्सेस देने की जगह इनको गिफ्ट्स दिए जाते थे थ्रू द किंग. अगेन सतवाहनास एंड शाखास, इनको भी रेवेन्यू मिलता था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के थ्रू. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवाइन किंगशिप. डिवाइन किंगशिप में हम कुशानास के बारे में पढ़ेंगे. कुशानास जो थे उन्होंने फर्स्ट सेंचुरी BCE से लेके फर्स्ट सेंचुरी CE तक रूल किया है और इनका जो एरिया था रूल करने का वो था सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक. इनके जो कोलोसल या फिर कोलेसल स्टैचूज थे ये हम देखते हैं, हमें मथुरा यूपी से लेके अफगानिस्तान में काफ़ी एरियाज तक मिलते हैं और इन स्टैचूज से हमें ये पता चलता है कि ये अपने आप को गॉड लाइक कंसिडर करते थे. इन्होंने खुद को टाइटल भी दिया था देवपुत्र का, विच इज़ द सन ऑफ गॉड, एंड लाइकली ये लोग चाइनीज रूलर्स से काफ़ी इंस्पायर्ड थे. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम, विच इज़ द गुप्ता एम्पायर एंड इट वॉज ड्यूरिंग 4th सेंचुरी CE. इनकी हिस्ट्री जो है वो हम इनके लिटरेचर, कॉइन्स और प्रतिष्ठीज जो कि इनकी पोम्स थी, जो कि इनके कोटेशंस ने इनके प्रेज में लिखी थी, ठीक है, उनके थ्रू हम इनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. प्रज्ञा प्रतिष्ठी जो थी ये एक फेमस प्रतिष्ठी है इनकी. अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जिसको हरिसेना ने कंपोज किया थे की थी, जो कि इनके कोर्ट पोएट थे. साथ ही साथ इन्होंने किंग समुद्रगुप्त को भी प्रेस करते हुए पोम्स लिखी थी. गुप्ता किंग्स जो थे वो अपने आप वो काफ़ी अपने आप को ना डिपेंडेंट मानते थे सामंत पे. सामंत बेसिकली लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे. ये लोग क्या करते थे, ये जो राजा थे गुप्ता एम्पायर के, दे यूज्ड टू रेंट देयर लैंड टू दीज सामंत, और ये जो सामंत हुआ करते थे वो उन लैंड को रेगुलेट करते थे, उन पे एग्रीकल्चर कराते थे, वहाँ से टैक्सेस रेवेन्यू कलेक्ट करके फिर उसका कुछ पार्ट वो अपने किंग को देते थे और बाकी पार्ट अपने पास रखते थे ताकि वो पीजेंट्स को पे कर पाए और अपने जितने भी पर्सनल उनके एक्सपेंडिचर्स है उनको रेगुलेट कर पाए. नेक्स्ट स्लाइड पाएंगे हम, विच इज़ द चेंजिंग ऑफ द कंट्री साइड. अब चेंजिंग ऑफ द कंट्री साइड में देखेंगे कि हम कैसी प्रैक्टिसेस चेंज हो रही थी जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी. पहले हम देखेंगे प्लो एग्रीकल्चर की, कि अब आयरन टिप्ड प्लो शेयर्स को यूज़ किया जा रहा था फर्टाइल लैंड्स को कल्टीवेट करने के लिए. साथ ही साथ ट्रांसप्लांटेशन हम देखते हैं कि पैडी या राइस कल्टीवेशन धीरे धीरे इंक्रीज करी गई थी ताकि फर्टाइल लैंड से हायर यील्डिंग क्रॉप्स हमें मिले. उसके बाद हो एग्रीकल्चर भी देखते हैं हम, जो कि हिली एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट के पार्ट्स में और सेंट्रल इंडिया में करे गए थे, जहाँ पे टेरेन उतना ज़्यादा सूटेड नहीं था प्लोस के लिए. इरिगेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे इरिगेशन के डेवलपमेंट में वेल्स, टैंक्स और कैनाल्स बनाए गए हैं जो कि किंग्स ने और कम्युनिटीज़ ने मिलकर बनाए हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इधर, डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी. जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही थी और सोसाइटी एडवांस होती जा रही थी तो हमें डिफरेंट टेक्स्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं. जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे वो इस टाइम पे ज़्यादातर बात किसके बारे में करते हैं, लैंडलेस लेबरर्स के बारे में, स्मॉल पीजेंट्स के बारे में, जो बड़े लैंड ओनर्स होते थे जैसे कि गहापतीस, उनके बारे में बात करते हैं. और जो संगम टेक्स्ट जो कि तमिल टेक्स्ट है वो भी लैंड ओनर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वेलालर जो कि लार्ज लैंड ओनर्स होते थे, उजहागर जो कि प्लोमैन होते थे, एंड देन अदीमई हु वर स्लेव्स. नेक्स्ट आते हैं हम लैंड ग्रांट्स पे. लैंड ग्रांट्स अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है काफ़ी.
इसमें बेसिकली जो किंग हुआ करता था वो ब्राह्मण से यज्ञ कराता था, जितनी भी रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंसेस होती थी उससे करवाकर उसे एज अ दक्षिणा वो लैंड को ग्रांट करता था उसे। और ये जो लैंड ग्रांट होती थी उसको कॉपर प्लेट या फिर स्टोन प्लेट्स पर इंस्क्राइब करके दी जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेडिशनली तो विमेन को नहीं दी गई थी ये और अलाउड नहीं थी, पर एक प्रभावती गुप्ता नाम की लेडी थी जिनको ये लैंड ग्रांट्स दिए गए थे। इसका पर्पस ये होता था कि या तो किंग अपने लैंड को नॉर्मली ही एक्सटेंड करने का ट्राई कर रहा है, या तो फिर वो अपने एलाइड पावर्स के साथ मिलकर अपने आप की जो भी रिलेशंस थे उसको इम्प्रूव कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टाउन्स एंड ट्रेड्स पे। टाउन्स एंड ट्रेड्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे अर्बन सेंटर्स और गिल्ड्स जो थे उनमें मेजर शिफ्ट्स हमें देखने को मिले हैं। जो मेजर टाउन्स थे जैसे कि पाटलिपुत्रा और उज्जैनी, ये ज़्यादातर अब बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आ रहे थे, लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि यहाँ की लैंड की फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी थी और लैंड रूट्स काफ़ी अच्छे थे। वोटिव इंस्क्रिप्शंस जो इस टाइम पे हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो बेसिकली हमें यही बताते हैं कि कैसे मर्चेंट्स, वीवर्स, स्क्राइब, कारपेंटर्स, अलग अलग तरीके के जितने भी आपकी जॉब्स एंड प्रैक्टिसेस होती थी लोग उसको कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे। साथ ही साथ जो गिल्ड्स और श्रेणीज थी जो कि ऑर्गेनाइजेशन थी प्रोड्यूसर्स की, मर्चेंट्स की, वो रॉ मटेरियल और ट्रेड को रेगुलेट कर रही थी। कैसे सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी या फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रक्चर होती जा रही थी इस टाइम पीरियड में। हम कॉइनेज की तरफ भी आते हैं। पंच मार्क्ड कॉइन्स हम यहाँ पे देखते हैं जो कि दोनों ही सिल्वर और कॉपर्स के हुआ करते थे और किंग्स एंड मर्चेंट्स इन्हें इशू करते थे। इंडो ग्रीक्स भी हमें देखने को मिलते हैं कि इंडो ग्रीक्स रूलर जो थे वो अगेन कॉइन्स को इशू किया करते थे। देन कुशान्स पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। उसके बाद आते हैं गुप्तास, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे गोल्ड कॉइन्स को इशू किया है और इनके गोल्ड कॉइन्स की प्योरिटी काफ़ी अच्छी थी जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में ये लोग यूज़ किया करते थे और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते थे। रोमन कनेक्शंस जो थे वो हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि इंडिया के साउथ पार्ट में हमें काफ़ी रोमन कॉइन्स मिलते हैं एक्सकेवेशंस के टाइम पे। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक विच वी हैव इज द डिसाइफरिंग इंस्क्रिप्शन। इसमें हम जेम्स प्रिंसेप के बारे में पढ़ेंगे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऑफिसर थे एंड इनकी अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था। इनकी डिस्कवरी ये थी कि इन्होंने पियादासी जो टर्म है जिसका मतलब होता है पीजेंट टू बिहोल्ड, जो कि किंग अशोका को रेफर करते हुए लिखा गया था, उसको भी डिस्कवर किया था। साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी सिमिलैरिटीज़ निकाली है लेटर्स के बीच में ऑफ वर्ड्स रिटन इन ग्रीक एंड खरोष्टी सच एज द लेटर ए। लास्ट टॉपिक इज दैट क्या लिमिटेशंस हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। पहला तो है टेक्निकल इशू कि लेटर्स जो है वो काफ़ी फेंटली एनग्रेव करे जाते हैं काफ़ी बार, या फिर उनकी कंडीशंस इतनी डिप्लीट हो जाती है कि उनको पढ़ना मुश्किल होता है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो हम कभी भी डिपेंड नहीं कर सकते कि वो एग्जैक्ट ही है। देन सर्वाइवल, कुछ ही इंस्क्रिप्शंस हैं जो सर्वाइव करी है हमारी हिस्ट्री में, बिकॉज नालंदा और ऐसी जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी उनको जला दिया गया था, उनके जितने भी वहाँ पे जितने भी हमारे सोर्सेज थे वो सब ख़राब हो गए हैं। सो लाइक हमारे कुछ ही सोर्सेज हैं जो सर्वाइव कर पाए हैं। बायस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी उस टेक्स्ट को डिसाइफर कर रहा है या तो ट्रांसलेट कर रहा है, क्या वो एक बायस के साथ कर रहा है, क्या वो अच्छे तरीके से उसको एकदम अनबायस तरीके से टेक्स्ट को रीड कर रहा है या नहीं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज़ द चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री क्लास 12। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया हो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।